हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है और जितना भी कंटेंट देता है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का रहता है और कंटेंट अच्छा, एजुकेशन फ्री और साथ ही नए नए जितने भी आपके टेस्ट या एग्जाम आते रहते हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं ताकि एग्जाम और टेस्ट आपके अच्छे रहें। तो हमारे चैनल के थ्रू आप अगर पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ फायदे मिलते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। और आज का वीडियो भी आपके लिए अच्छे कंटेंट, उम्दा क्वालिटी के कंटेंट और 100% फ्री वीडियो के साथ लेकर आई हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का हम हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट पेपर कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो मॉक टेस्ट पेपर है वो है नंबर 17। ये पूरा ही टेस्ट पेपर आपका MCQs बेस्ड रहेगा। तो कुछ जानकारियां हैं जिन्हें आपके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहली चीज़ तो ये है कि इसे करने के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। ये पूरा ही क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिल रहे हैं। अब ये पूरा टेस्ट पेपर में हमारे पास 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं। 40 क्वेश्चंस को 45 मिनट्स के अंदर हमें कंप्लीट करना है और साथ ही साथ इस पेपर में माइनस मार्किंग भी है, यानी कि अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो उसका आपका 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। यानी कि उसके लिए तो आपको जो आपने गलत लिखा है उसके लिए तो मार्क्स आपको मिल ही नहीं रहे, ऊपर से आपने जो सही किया है उसमें से भी 1 मार्क्स चला जाएगा। इसलिए आंसर देते समय बहुत सावधानी बरतनी है, बहुत जल्दी करना है, सारी चीज़ों को सही करना है। तो इसका करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप नॉलेज गेन कर सकेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो नॉलेज गेन करते जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए सिंपल अब तरीका हम आपके लिए लेकर आए इतने सारे मॉक टेस्ट पेपर। देखिए, अभी तक हम आपको 16 मॉक टेस्ट पेपर करा चुके हैं, 17 आज कराऊंगी, उसके आगे और भी कराऊंगी। तो जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी आपकी स्पीड बिल्डअप होगी, आपकी उतनी नॉलेज बढ़ेगी उस चीज़ को लेकर। तो ये आपके हम इसी सब चीज़ों के लिए इतने सारे टेस्ट पेपर लेकर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से कोशिश करते रहिए। आज शुरू करते हैं फिर आज का पेपर। तो कहाँ से शुरू हो रहा है? पहला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय का, अग्नि परीक्षा देना का क्या अर्थ है? अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या होता है? कठोर तप करना, दृढ़ निश्चय करना, साहस पूर्वक सामना करना, कठिन परिस्थितियों में पड़ना। तो अग्नि परीक्षा देने का तात्पर्य होता है कि बहुत ही जो कठिन परिस्थितियां होती हैं हमें उनका सामना करना होता है, उसमें हम पड़ जाते हैं और उनको करके हम आते हैं। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा वो है कठिन परिस्थिति में पड़ना, यानी कि अग्नि परीक्षा देना। नेक्स्ट है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ बताइए। ये एक कहावत है, इसका मतलब क्या होता है? बिन मांगे सलाह देना, दूसरों के उपदेश को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। तो यहाँ पर उपदेश कुशल बहुतेरे का तात्पर्य है बिन मांगे सलाह देना, यानी कि आप बिना मांगे जो है वो सलाह दे रहे हैं। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? हमें क्या बताना है? निश्चय शब्द में संधि कौन सी है? तो अगर आपने संधियां पढ़ी हैं तो बहुत इजी समझ जाओगे कि इसके अंदर कौन सी संधि है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ये स्वर संधि या वृद्धि संधि। तो इसमें सिंपल है, इसमें विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि कैसे होती है हम आपको बताते हैं। जहां पर विसर्ग लगता है, जैसे हम प्रातः लगाते हैं, होता है ना, जैसे हम यहाँ पर हमने लगाया, लिखा प्रातः, तो प्रातः में जब ये 2 बिंदु लगाते हैं तो ये क्या होता है? ये विसर्ग होता है ना। तो अब निश्चय को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या निकलता है? निह प्लस चय। तो यहाँ पर ये देखिए आ रहा है निह प्लस चय। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? नी में आप विसर्ग लगे। जब भी विसर्ग के साथ कहीं संधि करी जाती है तो वो हमेशा क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा? विसर्ग संधि। नेक्स्ट आते हैं, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कई सारे चिन्ह हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये क्या चिन्ह होते हैं? तो सबसे पहले आप चिन्हों को समझ लीजिए। पहला है हमारा जो क्वेश्चन मार्क आप जिसको बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा ये हमारा क्या है? योजक चिन्ह। तीसरा क्या है? निर्देशक चिन्ह। फिर ये क्या है? अल्प विराम। ओके, जब हम 2 शब्दों को जोड़ते हैं, आपको मैंने सारे चिन्हों के नाम बता दिए। जब हम 2 शब्दों को जोड़ते हैं, मान लीजिए जैसे हमने बोला माता पिता,
अब इन दोनों को अपोजिट को हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हम ये चिन्ह लगाएंगे, तो ये हमारा चिन्ह क्या कहलाता है, ये हमारा चिन्ह कहलाता है योजक चिन्ह। क्या कहलाता है, योजक चिन्ह। ओके, क्लियर हो गया आपको कि क्या कहलाते हैं ये सारे चिन्हों के नाम, और प्लस हमने यहाँ पर ये भी आपको लिख के बता दिया। नेक्स्ट आते हैं, अंगूठा छाप होना मुहावरे का क्या अर्थ है। अंगूठा छाप होना, पढ़ा लिखा होना, अनपढ़ होना, लड़ाकू होना या कम दिमाग होना। तो अंगूठा छाप का तात्पर्य है अनपढ़ होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो ये काल के बारे में अगर आपने पता है तो आपको अच्छे से पता होगा कितने होते हैं, 2, 6, 7 या 9। तो वर्तमान काल के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो ये वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की, कर्म की, संज्ञा की या क्रिया की। कर्मवाच्य में हमेशा किसकी होती है, कर्म की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, जिसमें लिंग, वचन तथा कारक में कोई विकार नहीं होता क्या कहलाता है। यानी कि लिंग, वचन, कारक के हिसाब से किसी शब्द में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे हम बोल दें कि राधा पढ़ रही है, ठीक है, राधा पढ़ रही है, तो अब राधा की जगह हम चेंज कर दें, क्या बोलें, राधा, क्या कहते हैं, राधा की जगह यहाँ पर श्याम आ जाए, तो यह संज्ञा शब्दों में हमेशा बदलाव होगा। जैसे हम बोलेंगे लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो हमारे शब्द कहलाते हैं विकारी। लेकिन कुछ शब्द होते हैं जिनमें बदलाव नहीं होता है, वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर जिन शब्दों में बदलाव नहीं होता वो कहलाते हैं हमारे अविकारी, यानी अव्यय शब्द कहलाते हैं। वो शब्द कैसे होते हैं, और, तथा, क्योंकि, इसलिए, सामने, पीछे, ये सब चीजें हमारी क्या होती हैं, ये हमारे अव्यय होते हैं। आप कहीं पे भी वचन, लिंग, कारक के हिसाब से बदलाव कर लो, इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं अव्यय शब्द, यानी अविकारी या अव्यय। आप इसको इस नाम से अव्यय भी बोल सकते हो और आप अविकारी भी बोल सकते हो, ठीक है, ये दोनों ही नामों से जाना जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि अव्यय है कि अविकारी है, ये दोनों एक ही चीजें होती हैं, बस इन्हें हम 2 नामों से जानते हैं। नेक्स्ट आता है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। वृंदालाल शर्मा, वृंदावन लाल शर्मा, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, शैलेंद्र जैदी। तो यहाँ पर जो है मृगनयनी के उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल शर्मा जी। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया है। राधा कृष्ण दास, देवकी नंदन खत्री, ये वृंदावन लाल शर्मा, राजकुमार वर्मा। अगर आपने चंद्रकांता सीरियल देखा है तो आप जान जाओगे कि वो लिखा है देवकी नंदन खत्री जी ने। नेक्स्ट है, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे होता है। भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, वाक्य संरचना से, कारक रचना से या संधि से। वर्ती यानी कि जैसे हम बोलते हैं जाता की जगह हमने जाति लगा दिया, हमने कोई मिस्टेक कर दी यानी लिखने में। जैसे अब यहाँ पर हम बोल रहे हो भाषागत ध्वनियों में उच्चारण से, तो अब बोलना कुछ है और बोल हम कुछ देते। जैसे तुम वहां जा रहे हो, ये तो हम जा रहे हो की जगह हम बोलते तुम वहां जा रही हो। अब हमने यहाँ पर लिंग संबंधी, भाषागत ध्वनिया संबंधी त्रुटि कर दी, ठीक है ना। तो हम होना कुछ चाहिए, कुछ बोल देते हैं। जहां पर मात्राओं की गलतियां हो जाती हैं वो क्या होती हैं, भाषागत ध्वनियों से उच्चारण संबंधी, यानी कि हम जब बोलते हैं तब हमसे जो ध्वनियां निकलती हैं वो होती हैं वर्तनियां। तो ये हमारा क्या होगा, वर्तनी संबंध निम्न किससे होती है, भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से संबंध में, कि बोलने से जो चीजें निकलती हैं। निम्नलिखित में कौन सा सोना का पर्यायवाची नहीं है। सोना का पर्यायवाची नहीं है, स्वर्ण, बहुमूल्य, हिरण्य या कनक। हिरण्य, तो यहाँ पर जो नहीं है वह है बहुमूल्य। तो सोना जो है वो हिरण्य के लिए भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम है। कृतज्ञ का विलोम क्या है, कृतधन, जड़, संवेदनहीन या अकृतज्ञ। तो कृतज्ञ मतलब जो आपके किए उपकार को मानता हो, और जो ना माने वो क्या कहलाता है, कृतधन्य।
नेक्स्ट आते हैं बांसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बांसों उछलना, नीचे से ऊपर चढ़ना, बहुत खुश होना, पागल होना, उछल कूद करना। तो बांसों उछलने का तात्पर्य होता है बहुत खुश होना। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, कहावत का सही अर्थ क्या है। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, ये एक कहावत है। इसका अर्थ क्या होगा। पानी में गोते लगाना, पानी में डूबना, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, मेहनत नहीं करना। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जिन खोजा तिन पाइयां, मतलब जहां हम मेहनत करेंगे वहां हमें सफलता मिलेगी। और गहरे पानी बैठ, यानी कि आपको थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन आपको हर एक चीज मिलेगी। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पंक्ति क्या है। समय जा रहा है और काल है आ रहा, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा। तो अब क्या है यहाँ पर। समय जा रहा है और काल आ रहा है, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा है। तो क्या होगा। अनुप्रास अलंकार, उभय अलंकार, पूर्ण रूप अलंकार या उन्मीलित अलंकार। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, एक तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ शब्दालंकार में भी जो है वो चमत्कार है और अर्थालंकार का भी संबंध, यानी कि इसके अर्थ में भी अच्छी हमें जो है वो चमत्कारत मिल रहा है कि मतलब समय जा रहा है और काल आ रहा है। समय और काल में फर्क क्या है। पहली चीज तो ये, तो यहाँ समय मतलब समय बीत रहा है और काल मतलब मृत्यु के समय नजदीक आ रहा है। और सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा है, यानी कि भवन के अंदर सारे भाव उल्टे छा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार, दोनों में ही चमत्कार मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा उभया अलंकार होगा। मतलब जहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही समावेश मिले तो वहां पे उभया अलंकार होता है। नेक्स्ट आते हैं चित्रलेखा किसकी रचना है। उदय शंकर भट्ट, भगवती चरण वर्मा, केदारनाथ सिंह या कुंवर नारायण। तो जो चित्रलेखा है वो है भगवती चरण वर्मा जी की। नेक्स्ट आते हैं 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। मुहावरे का अर्थ क्या है। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, अनहोनी बात, बेकार ककड़ी, बहुत बड़ी ककड़ी, बहुत छोटी ककड़ी। तो यहाँ पर क्या है इसका तात्पर्य अनहोनी बात। 2.5 हाथ की ककड़ी मतलब 2.5 हाथ, 2.5 हाथ की ककड़ी है और 9 हाथ यानी 9 हाथ लंबी जो है वो क्या होगा उसका बीज। इज इट पॉसिबल। भाई बीज तो ककड़ी के अंदर रहता है, इतना लंबा बीज कैसे हो जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ अनहोनी बात। उल्टे मुंह गिरना मुहावरे का अर्थ है चोट लगना, सिर में चोट लगना, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्वयं को नीचा दिखना और छत। यानी कि यहाँ पर उल्टे मुंह का मतलब हम दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे थे, मतलब दूसरे का बुरा चाह रहे थे, लेकिन यहाँ खुद अपना ही बुरा हो गया। अर्थात क्या, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्वयं को नीचे दिखना। नेक्स्ट है भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। हिंदी, अरबी, संस्कृत या उर्दू। तो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो वर्ण यहाँ पर मतलब आप मिला लोगे स्वर और व्यंजन अयोगवा सभी को मिला लोगे तो टोटल हमारे होते हैं 52 वर्ण होते हैं, यानी 52। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है। अब देखिए हमने इसमें जहां पर आपको वर्णों के बारे में भी नॉलेज दी है वहां पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी कहां पर है। तो अल्प प्राण वर्ण वो होते हैं जिसको बोलने में हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। तो वो हमारे वर्ण होते हैं क और गा। आप मुंह से बोल के देखो क गा, इसमें हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो ये हमारे क्या होंगे अल्प प्राण वर्ण। नेक्स्ट आते हैं कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। अभी हमारे पास एक पंक्ति दी गई, अब हमें इसका क्या निकालना है, इसमें रस कौन सा है। तो वीर रस, वियोग रस, श्रृंगार रस, क्या करुण रस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कहत नटत रीझत, यहाँ पे नायक नायिका के बीच प्रेम हो रही है, कह रहे हैं, नाटक कर रहे हैं और शर्मा भी रहे हैं, गुस्सा भी रहे हैं, प्रेम भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है भरे भवन, यानी एक कमरे में सभी लोग बैठे और नायक नायिका भी हैं, मगर आंखों ही आंखों में उनका प्यार चल रहा है। तो जहां पर नायक और नायिका के बीच प्रेम संबंध दिखाया जाता है तो वो हमारा क्या होता है श्रृंगार रस होता है। तो इस पंक्ति में क्या है हमारा श्रृंगार रस। हिंदी में वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी में वाच्य के 3 प्रकार होते हैं हमारे। कितने प्रकार होते हैं 3 प्रकार। अब कौन कौन से हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ सही ऑप्शन है हमारा 3। अव्ययम का शाब्दिक अर्थ है जिसका व्यय ना हो, जो व्यर्थ ना हो, जिसका मूल्य ना हो, जिसका व्यय हो ना हो। तो यहाँ पर अपव्ययम का अर्थ है जिसका व्यय ना हो, यानी कि जिसकी बर्बादी नहीं हो।
उत्सव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग में क्या होगा यहाँ पर? उत, आपका क्या है? उत्सव। तो यहाँ पर क्या है? उ, उत, उद या उत्स। तो यहाँ पर सही है वो है उत। क्या है आ रहा है? उत। उत प्लस सब हमारा सही है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा प्रश्न संख्या 27 से 28, यानी कि 2 प्रश्न 27 और 28। क्या निर्देश दिए? नीचे दिया गया प्रत्येक वाक्य 4 भागों में बांटा गया है, यानी एक सेंटेंस है जिसे 4 पार्ट में बांटा गया है और उन सभी को नेम दिए गए हैं, ABCD विकल्प दिए गए हैं। आपको यह देखना है कि वाक्य के किसी भाग में व्याकरण, भाषा, वर्तनी, शब्दों के गलत प्रयोग या इसी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि अगर होगी तो वाक्य के किसी एक भाग में होगी, उस भाग का क्रमांक ही उत्तर होगा। यदि वाक्य त्रुटि रहित है तो उत्तर ई अर्थात त्रुटि रहित दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हर पार्ट को नाम दिया गया ABCD। अब क्या है, हमें ये देखना है कि उस किसी भी पार्ट में कोई गलती थी, सेंटेंस हमें एक लगा के पढ़ना है, जो जिस भाग में गलती होगी वही हमारा आंसर होगा, हमें निकाल के देना। अब मान लीजिए सपोज पूरे सेंटेंस में कहीं गलती नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसका एक 5th ऑप्शन दिया हुआ है ई, जहां पर लिखा है त्रुटि रहित, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उस ऑप्शन को, अगर गलती नहीं है तो हम त्रुटि रहित लिख देंगे। अब इसको करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सेंटेंस दिया है। क्या दिया है? मैं यहाँ से इसी वक्त जाना मांगता हूँ। तो अब और लास्ट ऑप्शन है। अब देखिए इस एक सेंटेंस को ABCD में पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब ये सेंटेंस है और 5th ऑप्शन है त्रुटि रहित। अगर इसमें कोई गलती नहीं है तुम त्रुटि, लेकिन इसमें गलती है। कहाँ गलती है? देखिए, मैं यहाँ से इसी वक्त जाना मांगता हूँ, तो मांगता हूँ में गलती है, यानी कि डी हमारा ऑप्शन होगा। ये देखिए डी हमारा ऑप्शन है। यहाँ मांगता हूँ के स्थान पे चाहता हूँ का प्रयोग उचित है। यहाँ पे क्या होगा? चाहता हूँ। क्लियर हो गया? ये इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? श्याम ने यह प्रण कर लिया कि वह विद्या समाप्त करने के पश्चात ही नौकरी के लिए आवेदन करेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे आपको कोई मिस्टेक लगी? मुझे तो लगी। यहाँ पे क्या होगा? विद्या नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? शिक्षा समाप्त करने के बाद में। क्या चीज है? शिक्षा समाप्त करने के बाद। ये देखिए यहाँ की वह विद्या समाप्त के स्थान पे की वह शिक्षा समाप्त का उचित प्रयोग होगा। तो सही हमारा क्या है? ये नहीं कि हमारा बी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। प्रकृत और प्राकृत शब्द का अर्थ भेद का चयन कीजिए। अब 2 शब्द हमारे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिए हैं, प्रकृत और प्राकृत। तो प्रकृत का क्या मतलब होता है, प्राकृत का क्या? अगर आपको ये पता है तो आप फटाफट निकाल लोगे। जैसे मुझे पता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रकृत मतलब क्या होता है? जो चीज़ें सामने हैं, जो एक्चुअल में वास्तविक है, तर्क सहित है, वो चीज़ें हमारी प्रकृत कहलाती हैं। और प्राकृत क्या है? हमारी एक प्राचीन भाषा है। तो यहाँ पर हम दोनों का अर्थ पता है तो हम ढूंढ लेते हैं। प्रकृत का हमने क्या बताया? यथार्थ। और प्राकृत, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रकृत प्रकृति से संबंधित और एक प्राचीन भाषा, तो ये तो हमारा गलत हो गया। फिर दूसरा आते हैं प्रकृत यथार्थ, ये सही है, मगर प्राकृत प्रकृति से संबंधित नहीं, एक भाषा होती है, तो ये भी गलत है। फिर क्या है? प्रकृत एक प्राचीन भाषा, ये तो गलत है, प्रकृत प्राचीन भाषा नहीं है, तो गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रकृत यथार्थ प्रसंगत प्रक्रागत, ये सही है। प्राकृत एक प्राचीन भाषा, तो सही हमारा क्या है? लास्ट वाला होगा। ये हमारा सही होना चाहिए, एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर हमारे पास श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है। क्या दिया है? फुट तथा फूट। अब फुट क्या होता है और फूट क्या होता है? फुट को तो आप सीधे सीधे ये समझ जाओ, फुट मतलब होता है आपका क्या हो गया, जिसको हम 12 इंच का माप बोलते हैं, होता है ना 1 फुट, यानी कि 12 इंच का एक स्केल होता है, उसको 1 फुट बोलते हैं। ठीक है। और फूट डालना मतलब किसी के बीच में लड़ाई वगैरह करा देना, मतभेद करा देना, ये आपको पता है। तो ये चीज़ें हमें हो गई पता। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर अकेला 12 इंच का माप तथा बैर और मतभेद, तो यहाँ पर ये सही तो लग रहा है, लेकिन फूट को जो है वो ठीक से, बैर और मतभेद फूट नहीं होता। फूट मतलब होता है किसी के बीच लड़ाई करवाना, तो ये हमारा गलत हो गया। पहला फुट बैर, तो ये भी गलत है। फिर फुट का अपार दुख होना, बैर मतभेद, ये भी गलत है। फिर आते हैं फुट मतलब अकेला और 12 इंच का माप, ये सही है। फिर दूसरा किसी के मध्य फूट डालना, तो ये सही है। तो यहाँ पर लास्ट हमारा घा वाला एकदम सही होगा। ठीक। नेक्स्ट आते हैं।
बात शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? तो हमेशा श्रुति सम में 2 पेयरिंग में शब्द चलते हैं, तो बात का श्रुति सम का साथ का अर्थ क्या होगा? वाट, बात, बाट या बांट। तो यहाँ पर जो होगा वो है बात वात। तो सही क्या है देखते हैं, बात वात। किस क्रमांक में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? अब हमें यहाँ देखना है कौन सा ऐसा है जिसमें सही अर्थ दिया गया है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कुल, कूल। कुल मतलब किनारा और कूल मतलब वंश, यहाँ पर उल्टा दे दिया है। कुल मतलब वंश होता है और कूल मतलब किनारा होता है, तो ये गलत है। शल्क, शुल्क, श्वेत और फीस, तो ये भी हमारा शल्क का श्वेत नहीं होता, तो ये गलत है। अन्न, अन्य, अन्य मतलब दूसरा, अन्न मतलब अलग से या अनाज, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी। तो यहाँ पर जो हमारा सही शब्द युग्म है वह है अन्न और अन्य, ये सही। यहाँ पे भी उल्टा दे दिया, अली मतलब सखी और अली मतलब भौरा, ये उल्टा दिया है। तो सही हमारा कौन सा है, गा वाला। अन्य मतलब दूसरे और अन्न मतलब अलग से, सॉरी, अन्य मतलब दूसरे और अलग से, और अन्न मतलब अनाज होता है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट आते हैं। अब प्रश्न संख्या 33 से 42 यानी 33 से 42 तक हमारे नीचे दिए गए प्रत्येक परिच्छेद में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं तथा उन्हें संख्या में दर्शाया गया है। ये संख्याएं परिच्छेद के नीचे मुद्रित हैं और प्रत्येक के सामने A, B, C, D, E विकल्प दिए गए हैं। इन पांचों में से कोई एक इस रिक्त स्थान के पूरे परिच्छेद के संदर्भ में उपयुक्त ढंग से पूरा कर देगा। आपको वह विकल्प ज्ञात करना है और उसका क्रमांक ही सही उत्तर के रूप में दर्शाना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। हमारे सामने एक पैराग्राफ दिया है जिसमें कुछ फिलअप्स दे दिए, मतलब कुछ ब्लैंक्स दे दिए और उस ब्लैंक में कुछ नंबर दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको क्या करना है, अब उस ब्लैंक को भरना है। उस ब्लैंक में क्या लिखा हुआ है, वो जो नंबर लिखा है वो क्वेश्चन नंबर लिखा है। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर। मान लीजिए हमने 33 से शुरू किया तो अब वहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 33 दिया रहेगा। अब ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया है ना, ये पूरा एक हमारे पास पैराग्राफ है। अब 30 ये ब्लैंक है ना, तो यहाँ पर क्या दिया है, ये 33 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 33 क्वेश्चन आएगा। अब उसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन सही है उसे इस फिलअप में हमें फिल करना है, ठीक है, हमें वो खाली करना है। तो कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। क्या दिया है, किसी भी पद्यांश के मुख्य भाग का यह विचार को भाव या विचार को बिना छोड़े डैश में लिखना सार लेखन कहा जाता है। तो डैश में क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, संक्षिप्त, संक्षेप, संक्षेपण, सार या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 जहां लिखा था वहां पे आंसर हमारा क्या होगा, संक्षेप में लिखना। क्या होगा, संक्षेप में लिखना सार लेखन कहा जाता है। किसी भी विस्तृत लेख अथवा आख्यान आदि के सार में निहित तथ्यों एवं सूचनाओं को सरल डैश भाषा में, डैश की जगह अब क्या आएगा, सरल, सुबोध, दुर्बोध, अबोध या सुगम। तो क्या होगा, सरल और सुबोध। सरल सुबोध भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि मूल डैश की मुख्य बातें, मूल, उदाहरण, अवतरण, विषय, उद्धरण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, मूल अवतरण, अवतरण मतलब पूरा पैराग्राफ, जो भी हम लिखने जा रहे हैं जिस भी टॉपिक पे, मूल अवतरण की मुख्य बातें उसके 1/3 हिस्से में आ जाएं। सार लेखन में अपनी आपकी भाषा की समझ और आपकी भाषा की समझ और 36 आया, और अभिव्यक्ति, पुनरुक्ति, प्रदर्शन या प्रस्तुति। तो यहाँ पर क्या होगा, और अभिव्यक्ति, आपकी क्या है, आपकी भाषा की समझ और अभिव्यक्ति क्षमता की परख होती है, अतः इन दोनों में ही निखार लाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कला में कुशलता प्राप्त करने के लिए, अब आ गया 37, कुशलता प्राप्त करने के लिए सात्विक, सतत, विशद या निरंतर। तो यहाँ पर क्या होगा, सतत यानी कि लगातार, सतत अभ्यास, धैर्य और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। सार लेखन में आप पूरी तरह से बंधे रहते हैं, फिर डैश बंधे रहते हैं, 38 आया,
तो क्या है, कल्पना, विचारों, कलात्मक, दूरदर्शिता। तो वहां पर क्या होगा, कल्पना। क्या है वहां पर, कल्पना। कल्पना से खेल नहीं सकते, मतलब वहां पर क्या है, हम पूरी तरीके से जो भी सार लेखन है उसके तथ्यों के साथ बंधे रहते हैं, वहां हम अपना इमेजिनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कल्पना से खेल नहीं सकते हैं। अब इसके आगे क्या है, सार लेखन के लिए आप अनुच्छेदों को 2, 3, 4 बार पढ़ डालें और फिर पहले हमें क्या, सार लेखन के लिए हम पहले अनुच्छेद को पूरा पढ़ना होगा, तब तो उसकी समरी तैयार करेंगे हम। फिर डैश करें। क्या डैश करें, प्रयास, शुरू, आरंभ या समाप्त। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आरंभ करें। पहले हमें पूरे अनुच्छेद को पढ़ना है, फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको लिखना आरंभ करेंगे। सार लिखते समय सभी बिंदुओं का डैश हो जाना आवश्यक है। अब सभी बिंदुओं का क्या हो जाना आवश्यक है, समाप्त, विलुप्त, समाहित या प्रवाहित। तो यहाँ पे क्या होगा, समाहित, यानी कि सारे बिंदु उसमें आ जाने चाहिए, समाहित हो जाना आवश्यक है। सार लेखन के लिए आप में कुशाग्र बुद्धि, एकाग्र चिंतन, डैश। अब एकाग्र चिंतन के बाद क्या होगा, एकाग्र चिंतन, ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान या सूक्ष्म। तो क्या होगा, वो है आपका ज्ञान। एकाग्र चिंतन, ज्ञान, विषयों का विशद ज्ञान, समाहार शक्ति, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, भाषा पर अधिकार और निरंतर अभ्यास करने जैसे डैश। क्या, उत्तम, उचित, शुरू, अनुचित। तो क्या होना चाहिए, उसकी जगह होगा आपके उत्तम। उत्तम गुण होने चाहिए, तब ही आप सफल सार लेखन कर सकते हैं। तो समझ में आ गया। इस तरीके से एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, डैश दिया जाएगा, उस डैश में क्वेश्चन नंबर रहेगा, उस क्वेश्चन नंबर के साथ कुछ ऑप्शंस रहेंगे, आपको वही ऑप्शन उस रिक्त स्थान पे फिल करने हैं। तो ये हमारा पूरा परिच्छेद हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 43 से 45। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्यों में क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इसके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर या, रा, ला, वा की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं हैं। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो सके। अब हमारे पास में क्या है, जो है एक सेंटेंस को 6 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, कैसे बांटा गया है, 6 भागों में। पहला और छठा ये दोनों अपनी जगह फिक्स हैं। ठीक है, तो पहला वाक्यांश और आखिरी वाक्यांश अपनी जगह रहेगा, उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अब बीच के जो 4 वाक्यांश हैं, पहला और 6 भाग में हटा के ना, तो पहला और छठा अपनी जगह है। बीच के जो 4 हैं उसे जो नाम दिया गया है वो है या, रा, लावा। अब वो वाक्यांश सही क्रम में नहीं है, अब उन्हें हमें सही क्रम में लगाकर पूरी एक लाइन हमें अच्छे से बनानी है। लाइन कहिए, अनुच्छेद कहिए, हमें उसको पूरी तरीके से ठीक बनाना है। कैसे करेंगे देखिए, बताते हैं इसको हम। ये देखिए हमारे पास क्या है, प्रश्न संख्या 43 पे अब हमारे पास इतने सारे 6 वाक्यांश दिए, जिसमें वाक्यांश 1 और वाक्यांश 6 ये डिसाइडेड है, ये अपनी जगह पर सही जगह पर है। अब बीच के ये जो 4 वाक्यांश हैं, ये जो 4 वाक्यांश हैं, ये हमारे क्या है, ऊपर नीचे दिए। अब इनको हमें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे देखिए, क्या है, इसको पढ़ेंगे पहले। क्या, शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा क्षेत्र रहा है। ठीक है, पहले तुम सारे पढ़ ले तब तो अरेंज करेंगे। ही रही पर संरक्षकों और गुरुओं के माध्यम से, जिसमें प्रस्तुतकर्ता के रूप में भागीदारी सर्वाधिक महिलाओं की, नियंत्रण सदैव पुरुषों का ही बना रहा। तो पहला और आखिरी डिसाइडेड है, अब हमें बनाना है। अब क्या है, शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा क्षेत्र रहा है। अब रहा है के बाद हमारा क्या आएगा, जिसमें प्रस्तुतकर्ता के रूप में। क्या आया, जिसमें प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो ये है हमारा ला। ठीक है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में भागीदारी सर्वाधिक महिलाओं की क्षेत्र जिसमें भागीदारी सर्वाधिक महिलाओं की। तो यहां पर आ गया, महिलाओं की ही रही है। क्या रहा है, की ही रही है, पर संरक्षकों और गुरुओं, या हो गया गुरुओं के माध्यम से, रा हो गया, के माध्यम से नियंत्रण सदैव पुरुषों का ही बना रहा है। अब ये हमने ऑर्डर सही निकाल लिया है। अब एक बार हम पूरा वाक्य आपको फिर पढ़ के बताते हैं।
शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें प्रस्तुतकर्ता के रूप में भागीदारी सर्वाधिक महिलाओं की ही रही है, पर संरक्षकों और गुरुओं के माध्यम से ये नियंत्रण सदैव पुरुषों का बना रहा। तो ये हमने ऑर्डर सही निकाल लिया, एक सेंटेंस को हमने पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया है। अब इसको हम देखते हैं। तो हमारा क्या है, ला वा या रा। तो अब यहाँ पर है ला वा या रा, तो हम निकाल रहा है गा। ठीक है, ला वा या रा हमारा गा निकल रहा है, तो गा हमारा सही ऑर्डर होना चाहिए। ये देखिए हमारा सही ऑर्डर है। इसको इस तरीके से करेंगे। चलिए एक और सेंटेंस ऐसे ही देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिर हमारे पास क्या है, पहला और आखिरी डिसाइडेड है। अब इसको बीच के 4 हमें व्यवस्थित करने हैं। हाशिए की महिलाएं, मजदूर, आदिवासी स्त्रियों पर बात करना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि मजदूर आदिवासी स्त्रियां एक ऐसा तबका है जो स्त्रियों में भी सबसे ज्यादा विषम परिस्थितियों, भेदभाव और शोषण का शिकार होती हैं। लेकिन जब हमने ये पूरा पढ़ा तो हमें तो इसका ऑर्डर एकदम सही लगा है। ठीक है, हमें सही लग रहा है, मतलब ऑर्डर हमारा यहाँ पर रहेगा या, रा, ला, वा। लेकिन तब भी एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर अगर कोई मिस्टेक हो तो हमें सेकंड बार पढ़ने में समझ में आ जाएगा। क्या है, हाशिए की महिलाएं, मजदूर, आदिवासी स्त्रियों पर बात करना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि मजदूर आदिवासी स्त्रियां एक ऐसा तबका है जो स्त्रियों में भी सबसे ज्यादा विषम परिस्थितियों, भेदभाव और शोषण का शिकार होती हैं। तो ये ऑर्डर हमारा है या, रा, लावा। चेक करते हैं कहां पर है भाई, देखें या, रा, लावा, यानी कि पहला वाला का हमारा सही होना चाहिए और का हमारा सही है। आगे देखते हैं क्या है, स्त्री आत्मकथा के दृष्टिकोण स्वर। तो यहां पर हमने ये पहला हमारा सही है। फिर उसके बाद आते हैं, लास्ट भी हमारा अपनी जगह सही है। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है इसमें, स्त्री आत्मकथा, स्त्री के दृष्टिकोण स्वर, उसका नहीं बल्कि व्यापक समाज निर्णय और उसके यथार्थ के वास्तविक अध्ययन में सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है, जो सिर्फ का हिस्सा बन जाता है। तो अब इसको हमें व्यवस्थित करना है। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, स्त्री आत्मकथा और स्त्री दृष्टिकोण स्वर। अब यहाँ पर क्या होगा, स्वर के बाद में हमारा अगर हम इसमें जोड़ना शुरू करते हैं तो स्वर, निर्णय और उसके यथार्थ के वास्तविक अध्ययन में सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है, जो सिर्फ उसका नहीं बल्कि व्यापक समाज का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर हमारा निकला है वो क्या है, रा, ला, वा और या। ठीक है, तो क्या है, स्त्री आत्मकथा, स्त्री के दृष्टिकोण स्वर, निर्णय और उसके यथार्थ के वास्तविक अध्ययन में सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है, जो सिर्फ उसका नहीं बल्कि व्यापक समाज का हिस्सा बन जाता है। तो ये हमारा सही ऑर्डर है। इसको खोज देते हैं। सही क्या है, देखिए हमारे पास में रा, ला, वा, या, यानी कि खा हमारा सही होना चाहिए। ये देखिए खा हमारा एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर से हमारे पास दिया हुआ। चलिए देखते हैं क्या है, लोकगीतों, विशेषकर स्त्री लोकगीतों, ये डिसाइडेड है। फिर क्या है, और लास्ट वाला हमारा सही है। लोकगीतों, विशेषकर स्त्री लोकगीतों का स्वभाव है कि उसमें बहुत, लेकिन अनुभूति की गहनता, बड़ी बातें प्रायः साधारण घटना प्रसंगों के जरिए के साथ कही जाती हैं। तो यहाँ पर जो है सही ऑर्डर हम लगाएंगे तो क्या है, लोकगीतों, विशेषकर स्त्री लोकगीतों का स्वभाव है कि उसमें बहुत, तो क्या आया, उसमें बहुत बड़ी बातें प्रायः, ला, बहुत बड़ी बातें प्रायः साधारण घटना प्रसंगों के जरिए, लेकिन अनुभूति की गहनता के साथ कही जाती हैं। तो ये हमारा ऑर्डर निकला है। पूरा वाक्य फिर से पढ़ के बताती हूं आपको। लोकगीतों, विशेषकर स्त्री लोकगीतों का स्वभाव है कि उसमें बहुत बड़ी बातें प्रायः साधारण घटना प्रसंगों के जरिए, लेकिन अनुभूति की गहनता के साथ कही जाती हैं। तो ऑर्डर चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर क्या है, या, ला, वा,
रा, तो या ला वा रा, यानी कि हमारा घा यहाँ पर सही होना चाहिए। ये देखिए हमारा घा सही ऑर्डर में है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए क्या है हमारे पास में 47 to 50, क्या है 47 से 50, हमारे पास 4 प्रश्न होंगे। ये नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अब हमारे पास एक गद्यांश दिया है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पूरे गद्यांश को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या है गद्यांश? भारत में बैंकिंग का इतिहास काफी प्राचीन है। भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंकिंग कंपनी अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में 81 थी। 1940 के दशक में 588 बैंकों की असफलता के कारण कड़े नियमों की जरूरत महसूस की गई। फलस्वरूप बैंकिंग कंपनी अधिनियम फरवरी 1949 में पारित हुआ, जो बाद में बैंकिंग नियमन अधिनियम के नाम से संबोधित हुआ। 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख बैंकों, जिनमें जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण किया गया। बाद में अप्रैल 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो देखिए ये जो गद्यांश है ये एक तथ्यात्मक गद्यांश है, ध्यान रखिए, तथ्यों पर आधारित एक रिपोर्ट है जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रीयकरण के बाद के 3 दशकों में देश में बैंकिंग प्रणाली का असाधारण गति से विस्तार हुआ। भौगोलिक लिहाज से भी और वित्तीय विस्तार की दृष्टि से भी 14 अगस्त 1991 को एक उच्च स्तरीय समिति वित्तीय प्रणाली के ढांचे, संगठन, कामकाज और प्रतिक्रियाओं के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए नियुक्ति की गई। एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में बनी इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1992-93 में बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए। हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए गए एक स्ट्रेस टेस्ट के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली किसी भी तरह से आर्थिक संकट और ऊंची नॉन फॉर्मेसिंग परिसंपत्तियों के झटकों को सहन करने में पूरी तरह से सक्षम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोने का दुनिया में 10वां सबसे बड़ा भंडार है। नवंबर 2009 में रिजर्व बैंक ने 6.7 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 मीट्रिक टन सोने की खरीद की। इस खरीद से उसके विदेशी मुद्रा कोष में गोल्ड होल्डिंग की हिस्सेदारी बढ़ गई। पहले गोल्ड होल्डिंग की हिस्सेदारी इसमें 4% थी, जो अब बढ़कर 6% हो गई है। यूनाइटेड किंगडम स्थित ब्रांड फाइनेंस द्वारा किए गए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग अध्ययन के अनुसार 20 भारतीय बैंकों को ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल रैंकिंग 500 की सूची में शामिल किया गया। वस्तुतः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की ऐसी पहली बैंक बन गई जिसे दुनिया की 50 बैंकों की सूची में स्थान मिला। इसे 50 बैंकों के मध्य 36वां स्थान मिला। कितना मिला स्टेट बैंक को? 36वां स्थान मिला है 50 बैंकों के बीच में। 2009 में जहां स्टेट बैंक की ब्रांड वैल्यू 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर थी, वहीं अब 2010 में 4.6 अरब डॉलर हो गई है। आईसीआईसीआई बैंक को दुनिया के 100 श्रेष्ठ बैंकों की सूची में स्थान मिला। इसकी ब्रांड वैल्यू 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर है। भारत की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 2008 और 9 की बैलेंस शीट यह दर्शाती है कि इसकी वित्तीय स्थिति काफी संतोषजनक है, लेकिन यह बैंकों की ग्लोबल आर्थिक संकट से पूरी तरह से अछूती नहीं रही थी। मार्च 2009 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यह दर्शाती है कि इसकी वृद्धि दर 21.2% रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में वृद्धि दर 25.0% रही थी। सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों में जहां वृद्धि दर सकारात्मक रही, वहीं निजी और विदेशी बैंकों ने नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। ग्लोबल आर्थिक संकट के दौरान अधिकांश लोगों ने अपने पैसे को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में जमा करना मुनासिब समझा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के डिपॉजिट और क्रेडिट के विषय में रिजर्व बैंक की तिमाही आंकड़ों
के संबंध में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल आर्थिक संकट के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों, विदेशी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के डिपॉजिट क्रमशः 17.8%, 5.6% और 3% रहे। जहां तक सफल बैंक क्रेडिट का सवाल है, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने देश में बैंकों द्वारा बांटे गए ऋण का 50.5% बांटा। मतलब यहाँ ऋण बांटने की अब बात हो रही है। देखिए यहाँ पर सभी चीजें बैंक जिससे भी रहती हैं, आप लोन देंगे, गोल्ड होल्डिंग है, आपके बैंकों की जो क्या कहते हैं स्थान है विश्व में, और सारी चीजें इसमें पूरा एक तथ्य के तौर पे, आंकड़ों के तौर पर इकट्ठा की गई है, जो पूरी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत हुई है। बहुत ध्यान से करना है। आप चाहेंगे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसको वापस भी पढ़, क्योंकि आंकड़ों संबंधी क्या होता है, हमें इतनी जल्दी याद नहीं हो पाता, तो उसे आप दोबारा पलट के भी देख सकते हो। इसमें भी स्टेट बैंक इंडिया ने 23.7% ऋण बांटा। विदेशी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 5.5% और 2.5% ऋण ही बांटे। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की देश में कुल 34,709 शाखाएं हैं। तो अब यहाँ पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए, कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए, अब उन्हीं पे आधारित प्रश्न है। क्या प्रश्न है देखते हैं। गद्यांश के अनुसार किस कारण देश में बैंकिंग प्रणाली का असाधारण गति से विस्तार हुआ? तो ये हमारा जो पहला पैरा था वो इसमें उसी में इसका आंसर दिया हुआ था। क्या है? राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, बैंकों की संख्या में वृद्धि के कारण, या इनमें से कोई। तो क्या कारण था कि बैंकिंग प्रणाली थी वो एकदम से बहुत तेजी से उछाल में आई? वो कारण था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, सब ये हमारा कारण था जिसमें बहुत गति से बैंक प्रणाली में विस्तार हुआ था। दूसरा है, गद्यांश के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास दुनिया में सोने के भंडार का कौन सा बड़ा भाग है? ये हमारा दूसरे पैराग्राफ में था। 5वां सबसे बड़ा भंडार, 12वां सबसे बड़ा भंडार, 8वां सबसे बड़ा भंडार, 10वां सबसे बड़ा भंडार, या इनमें से कोई नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद विश्व का 10वां सोने का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार रिजर्व बैंक ने 6.7 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से 200 मीट्रिक टन सोना किससे खरीदा था? उन्होंने किससे खरीदा? विश्व बैंक से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, विश्व व्यापार संगठन से, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से, या इनमें से कहीं नहीं। तो जहां पर ये स्थान दिया गया था उसी के ऊपर ये चीज मेंशन की गई थी। सोना कहां से खरीदा था? वो खरीदा था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से, उन्होंने खरीदा था 200 मीट्रिक टन सोना। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार भारत की किस बैंक को दुनिया की 50 बैंकों की सूची में शामिल किया गया था? भारत का कौन सा बैंक था? वो था आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए 2 बैंक शामिल किए गए थे, आईसीआईसी बैंक और स्टेट बैंक। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सही है हमारा स्टेट बैंक। क्यों? क्योंकि इसको था 50 बैंकों में से इसको 36वां स्थान मिला था स्टेट बैंक को, और आईसीआईसी बैंक को 100 बैंकों में से स्थान मिला था। तो सही ऑप्शन है स्टेट बैंक, क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है? 50 बैंकों में, इसलिए स्टेट बैंक। अगर इसी जगह 100 पूछता तो होता हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो सही ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हो गया हमारा आज का मॉक टेस्ट पेपर खत्म। तो देखिए क्वेश्चंस के पैटर्न्स हम बदल बदल के आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां जैसा भी है उस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो। मेन मोटिव है कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो अभी तक हमने सीओटी का जितना भी सिलेबस आपको कराया है वो आपको कहाँ मिलेगा? उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। सिंपल आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देखना है जहाँ पर सीबीएसई K-12 इंग्लिश लिखा है, इसी में आप नीचे आएंगे। देखिए सब नीचे सारे दिए हुए हैं चैनल्स, तो इसी में हमारे पास दिया है CUET। आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप CUET के सारे सब्जेक्ट्स के आपके लेक्चर मिल जाएंगे। अब सिंपल आपको जिस भी सब्जेक्ट में जाना है आप उसे क्लिक कर सकते हो। अब जैसे हिंदी है, CUET हिंदी, इसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही इसकी पूरी प्लेलिस्ट होगी। जो भी टॉपिक, MCQ, मॉक टेस्ट पेपर, जो कुछ देखना है आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट होगा। वीडियो देखिए, तैयारी अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। Thank you for watching. Bye bye.